अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको वेलकम। ताकत और दौलत के ज़ोम में लोगों को हकीर समझने वालों के लिए हकीकी सबक आमूज़ कहानी। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। वो एक अजीब सी आवाज़ थी, खौफ दहशत से भरपूर, जिसको सुनकर उसकी आंख खुल गई। वो समझ न पाई कि ये किस किस्म की आवाज़ है। रात निस्फ से ज़्यादा गुजर चुकी थी, कमरे की हर चीज़ अंधेरे में डूबी थी। वो आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई तो वो खौफ से कांप उठी, लेकिन उसकी बिस्तर से निकलने की हिम्मत न हुई। अचानक एक निहायत खूबसूरत सहर आफरीन आवाज़ गूंजी, जैसे कोई वायलिन बजा रहा हो। आवाज़ में न जाने क्या जादू और असर था कि उसने कम्बल परे फेंका और उसकी मखरूती उंगलियां जूं ही दरवाजे से मस हुई, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो दौड़ती हुई घर से बाहर निकल गई। गहरे अंधेरे रात के तवील सन्नाटे से बेखबर उस वीरान खंडर के सामने जाकर रुक गई, जो कि साला साल से वीरान पड़ा था, जिसकी दीवारें और छतें जगह जगह से बोसीदा हो चुकी थी। वो आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, उसकी रूह पर एक दिलफरेब एहसास पैदा कर रही थी। महविश चली आओ, मेरी बेचैन मोहब्बत तुम्हें पुकार रही है। वो मर्दाना आवाज़ उसके कानों में टकराई, जो कि दर्द के तासुर से लबरेज थी। न जाने क्यों महविश का दिल गम की गहराइयों में डूबने लगा। महविश इस आवाज़ के पीछे भागती रही, बल्कि तेज़ी से आगे जा रही थी। अचानक उसकी नज़र कब्र की मानद उस ढेर पर पड़ी, जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बना था। आवाज़ खामोश हो गई। कहाँ हो तुम? क्यों हर रोज़ मुझे परेशान करते हो? महविश ने चिल्ला कर कहा, लेकिन सन्नाटा बदस्तूर उसी तरह था। फिजा में झिंगरों की आवाज़ें गूंज रही थीं। अचानक खौफ और दहशत का तासुर उसके दिल में छाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं पर जम गए। अचानक उसकी नज़र उस कब्र नमा ढेर पर पड़ी, जिससे एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा था। वो हाथ लंबा होता रहा। महविश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो हाथ उसकी जानिब बढ़ता चला गया। महविश के हलक से खौफ और दहशत से भरी चीख निकली, फिर उसे कुछ होश न रहा। और फिर जब महविश को होश आया तो उसने अपने आप को ख्वाबगाह में पाया और मसहरी पर दराज हैरत भरी नज़रों से अपने चारों तरफ खड़े लोगों को देख रही थी। महविश को होश में आता देखकर डॉक्टर आरिफ ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और महविश के वालिद को एक तरफ ले जाकर बोले, मेरे ख्याल से ये एक रूहानी मसला है। महविश के वालिद जाहिद बेग ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? रात के अंधेरे में इन खंडरात में ये क्यों जाती है, जहां अक्सर वो बेहोशी की हालत में मिलती है? आपने बताया भी था कि आप लोगों ने इसे कमरे में कैद कर रखा है, मगर फिर भी वो खंडरात में ही मिलती है। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, होश आने पर यह सब कुछ भूल जाती है। डॉक्टर आरिफ ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। मेरा ख्याल है कि आप इनकी जल्दी से जल्दी शादी कर दें। हो सकता है माहौल की तब्दीली इनके जहन पर अच्छा असर पैदा करे, डॉक्टर ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। डॉक्टर साहब, ये सब क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब बोले, कोई नफ्सियाती उलझन की गिरा जो माहौल की तब्दीली के बाद दूर होने की उम्मीद होती है, लेकिन ये गिरा अभी तक खुल नहीं सकी। महविश को ये अच्छी तरह एहसास था कि उसके हालिया दौरे, जिनकी बदौलत वो खंडरात में पाई जाती थी, उसके घर वालों को किस कदर उलझन और मुसीबत में परेशानी का बायस बना रहे थे। उसे न जाने क्यों ऐसा लगता कि यह सब दौरे नहीं, इनके पीछे कोई ना कोई हकीकत है। मगर उसके घर वाले समझते कि वो बीमार है। ये बात भी ज़रूर है कि वो भूल जाती कि उसे क्या हुआ, वो खंडर में कैसे पहुंची। बस कुछ धुंधले से नकूश उसके जहन में बाकी रहते। मोहल्ले और करीबी रिश्तेदार ये समझते कि लड़की पर जिन का साया है, उसे किसी पीर फकीर के पास दिखाया जाए। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। जाहिद बेग किसी पीर फकीर के पास जाने के खिलाफ थे। उनके ख्याल में साइंस के पास हर बीमारी का इलाज मौजूद था। महविश की उम्र उस वक़्त 22 साल थी। वो उम्र के उस दौर में थी जब हर तरफ रंग ही रंग नजर आने लगते हैं। दिल में बहुत से अरमान और ख्वाहिशात का ज़ख़ीरा होता है। शादी इसके तमाम अरमानों का हासिल ना थी, बल्कि वो ज़िंदगी में आला तालीम हासिल करना चाहती थी, ताकि मर्दों का ये माशरा उसे एक औरत होने का एहसास न दिला सके। वो कामयाब होना चाहती थी कि माशरे में उसकी पहचान बन सके। घर में चलती शादी की खबरें उसके लिए परेशान कुन थी।
परेशानी में हमेशा उसे अब ज़ारा का ख्याल आता। ज़ारा एक निहायत समझदार लड़की थी। उसने ज़ारा को मोबाइल पर डायल किया। मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, लेकिन तुम ज़रूर मेरे घर आ सकती है, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, महविश ने सादगी से कहा। ज़ारा के वालिद फ़िज़ाई कंपनी में पायलट थे। वो एक माह में कम से कम 20 दिन घर से बाहर रहते। उसकी वालदा को घर सजाने और संवारने का जुनून की हद तक शौक था। ज़ारा और वालदैन के होते हुए खुद को तन्हा महसूस करती। चाय से फारिग होकर ज़ारा संभल कर बेड पर बैठ गई। हाँ अब बताओ महविश, क्या परेशानी है? वो मुस्कुरा कर बोली। क्या बताऊँ, न जाने मुझे किस किस्म के दौरे पड़ते हैं। मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, बस घर वालों को पुराने खंडरात में बेहोश मिलती हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, माहौल की तब्दीली इसके दिमाग पर अच्छा असर डालेगी, लेकिन मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, शादी के झंझट में फंसना नहीं चाहती, महविश ने परेशान लहजे में कहा। अच्छा तो ये बात है, खंडरात में जब पाया जाना वाकई तशवीश की बात है। कुछ याद करो, जहन पर जोर डालो कि तुम वहां क्यों पाई जाती हो। महविश कहने लगी, कुछ याद नहीं रहता, बस धुंधला धुंधला सा साया है, मुझे बस यही याद है। हो सकता है कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो, ज़ारा ने कहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे घर वाले कमरे में कैद रखते हैं, फिर भी मैं खंडरात में ही मिलती हूँ। ज़ारा कहने लगी, देखो मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन शादी तमाम मसलों का हल नहीं, लेकिन हो सकता है कि माहौल की तब्दीली तुझे फ़ायदा दे, ज़ारा ने कहा। मैं यहाँ तुझसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगने आई हूँ, तुम भी वही बात कह रही हो जो घर वाले कह रहे हैं। मुझे शादी से सख्त चिढ़ है, यहाँ तक के लड़कों से भी, महविश ने तंग आकर कहा। ज़ारा हाथ उठाकर बोली, टेक इट इजी। जानती हूँ मैं तेरी लड़कों के बारे में फीलिंग, और यूनिवर्सिटी में जिस तरह तूने अहमर की बेइज्जती की वो भी याद है। ज़ारा ज़रा रुक कर बोली, तुझे मेरा रवैया याद रह गया, मगर अहमर ने जो मेरे साथ किया तुझे याद नहीं? महविश गुस्से से बोली। वो यूनिवर्सिटी का सबसे शरीफ लड़का था, तुझसे मोहब्बत भी करता था। उसने इजहार मोहब्बत ही तो किया था, और क्या किया था? तुमने उसकी बेइज्जती की, पूरी यूनिवर्सिटी में उसका मजाक उड़ाया, तो वो दिल बर्दाश्ता होकर यूनिवर्सिटी ही छोड़ गया। ज़ारा के लहजे में अहमर के लिए हमदर्दी थी। अच्छा किया ना चला गया, वरना मैं उसको और जूते मारती, महविश मुंह बनाकर बोली। तुम नहीं समझोगी, तुम्हारा खुदा ही हाफिज है, ज़ारा ने हमदर्दी से कहा। तुम तो समझदार हो ना, मेरी मर्जी मैं जो करूं, मैं जा रही हूं घर, ये कहकर महविश गुस्से में वहां से निकल आई। ज़ारा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं रुकी। उस दिन महविश के वालिद की गाड़ी खराब थी, इसलिए वो बस से ज़ारा के यहाँ घर आई। घर में वो ज़ारा का कहकर ना आती तो उसे जाने भी न दिया जाता। गुस्से में उसने ज़ारा के ड्राइवर की मदद लेना भी गवारा नहीं किया। ज़ारा उसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी कि वो किसी भी तरह नहीं मानेगी, इसलिए उसने ड्राइवर के लिए जिद न की। मौसम निहायत ही सुहाना और खुशगवार था। शाम के 4 या 4:30 बज रहे थे। महविश बस स्टॉप पर खड़ी थी। वो ज़ारा के घर से गुस्से में निकल आई। उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी कि अगर कोई मौक़िफ़ की तायीद ना करता या फिर उसकी गलती पर उसे टोकता तो वो बहुत गुस्से में आ जाती और उस शख्स से झगड़ा कर बैठी थी। उस वक्त भी यही हुआ। महविश बस के इंतज़ार में खड़ी थी। काफ़ी देर हो गई, मगर गाड़ी थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है। ये तासुर निहायत शदीद और मजबूत था। महविश घबरा गई। बस स्टॉप पर तो कोई नहीं था, फिर किसी के पास होने का एहसास क्यों करता? वो किसी भी तरह से किसी तोहम परस्ती का शिकार नहीं थी। इस एहसास को किसी रूह का शख्साना समझे, मगर वो अपने इन एहसासात को क्या नाम दे? अभी वो सोच ही रही थी कि उसके बिल्कुल सामने एक लंबी सी शानदार गाड़ी आकर रुक गई। कार निहायत जदीद और खूबसूरत थी, बल्कि निहायत गैर मामूली और कीमती भी। कार का रंग सुर्ख था, इंसानी खून के जैसा। लिफ्ट चाहिए मैडम? एक निहायत शाइस्ता सी मर्दाना आवाज़ उसके कानों से टकराई। जी नहीं शुक्रिया, महविश उसकी तरफ देखे बगैर मुंह बनाकर बोली। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मगर इस वक्त कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी सियासी कारकुन के मारे जाने से हड़ताल का ऐलान है। ये खबर महविश के लिए बहुत परेशान कुन थी। मोबाइल में ना तो बैलेंस था और ना ही पैकेज, ताकि वो किसी को बुलवा ले। महविश काफ़ी घबरा गई। इस बार महविश ने उसे देखा और देखती रह गई। ड्राइवर की शख्सियत काफ़ी मुतासिर कुन और सहरंगेज थी। उसकी शख्सियत का सबसे मुतासिर कुन हिस्सा उसकी आंखें थी, जो कि निहायत चमकदार थीं, बल्कि उन आंखों में अजीब सा जादू था। मैडम, आप शरीफ घर की मालूम होती हैं, हालात ठीक नहीं।
इस बार महविश चाहने के बावजूद इनकार न कर सकी। न जाने क्या बात थी कि महविश को लड़कों से नफरत का खुद साख्ता बुत टूटता महसूस हुआ। कार में बैठते ही महविश ने काफूर और अजीब सी तेज महक महसूस की, जैसे किसी ताज़ा खुदी हुई कब्र के सामने आ गई हो। ये बात निहायत अजीब थी। महक का एहसास सिर्फ चंद लम्हों का था। महविश ने निहायत हैरत से उसे देखा, मगर दूसरे ही पल वो इतनी दिलकशी के अंदाज में मुस्कुराया कि महविश उसकी मुस्कुराहट में डूब गई। कार तेजी से उड़ी चली जा रही थी। काफी देर गुजर चुकी थी। महविश ने सोचा कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो बद इखलाकी होगी। इससे पहले कि वो कुछ बोले, गाड़ी यकदम रुक गई। आपका घर आ गया मैडम, वो मुस्कुरा कर बोला। वाकई कार महविश के घर के सामने खड़ी थी। महविश हैरत ज़दा रह गई कि अभी तो उसने अजनबी को अपना एड्रेस भी नहीं बताया, फिर उस अजनबी को कैसे मालूम कि उसका घर आ गया। हैरत के आलम में वो गाड़ी से नीचे उतर गई। अभी वो उस बात के बारे में पूछना ही चाहती थी कि आपको मेरे घर या मेरे एड्रेस का कैसे पता चला, कि कार एकदम ही उड़न छू हो गई, जैसे कि वो उसके उतरने का ही इंतजार कर रहा था। घर में दाखिल होकर महविश ने सुकून का सांस लिया। उसे काफी हैरानी थी कि अजनबी को उसके घर का पता कैसे मालूम है। हो सकता है कि दौरान सफर उसने बता दिया हो, मगर उसने तो उससे कोई बात नहीं की थी। हो सकता है कि वो उसके वालिद के जानने वाले में से हो। यही बात हो सकती है, महविश ने सोचा। कमरे में दाखिल होते ही महविश को ऐसे लगा कि कमरे में तन्हाई नहीं, कोई और भी है। ऐसा ही एहसास उसे बस स्टॉप पर हुआ था। कमरे में तो उसके सिवा कोई नहीं था। उसके कमरे में कोई दाखिल होता भी नहीं था। वो धीरे से चलती हुई बेड पर जा बैठी। किसी और की मौजूदगी का एहसास उसे महसूस होने लगा। बेड पर बैठते ही उसकी नज़र शोकेस पर मौजूद एक बड़ी सी गुड़िया पर पड़ी। ये गुड़िया महविश के बचपन की याद थी। उसे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। इस शौक को देखकर उसके अब्बू ने ये गुड़िया ला कर दी। इस गुड़िया की खास बात यह थी कि इसको लिटाने से बड़ी बड़ी गलाफी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती। महविश को उस गुड़िया से बहुत प्यार था। जब कभी उसे डर लगता तो उसको गुड़िया को उठाने से उसका डर खत्म हो जाता। उसे देखकर महविश का ना जाने क्यों दिल चाहा कि उसे उठा ले। वो बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। अभी वो उससे 2 कदम के फासले पर थी कि उसके कदम जम कर रह गए। एक दिलखराश चीख उसके हलक से निकली और वो लड़खड़ा कर बेड पर गिरी और बेहोश हो गई। गुड़िया की आंखें खून से भरी थीं और उनसे टिप टिप खून बह रहा था। अचानक गुड़िया के कदमों में हरकत पैदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया शोकेस से नीचे उतरी। गुड़िया धीरे धीरे चलती हुई बेहोश महविश के पास आ गई। अब वो बेड पर चढ़ रही थी। गुड़िया के नन्हे हाथों में एक सुर्ख गुलाब था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। गुड़िया ने पलट कर देखा और फिर गायब हो गई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद महविश को होश आ गया था। डॉक्टरों के मुताबिक किसी बड़े सदमे या खौफ के तहत वो बेहोश हुई थी। उसके घर वालों ने उससे लाख पूछा, मगर वो कोई जवाब ना दे पाई। वो जवाब देना चाहती थी, मगर इस ख्याल से रुक जाती कि कोई उसका मजाक ना उड़ाए। तरक्की के इस दौर में कोई इन बातों को बहुत कम ही मानता था। वैसे गुड़िया की आंखों से खून निकलता देखकर उसे अपनी नज़रों का वहम भी महसूस हो रहा था। घर में उसके लिए रिश्ते की तलाश का सिलसिला शुरू हो चुका था। उसी रात महविश का मोबाइल फ़ोन बजा। वो रात के खाने से फरागत के बाद लैपटॉप पर चैटिंग में मसरूफ़ थी। तभी महविश ने फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? महविश नॉर्मल से अंदाज में बोली, मेरा नाम एहसन है। जी, अगर आपका नाम एहसन है तो मैं क्या करूं? महविश ने अजीब से मूड में कहा। दरअसल मैं आपसे कुछ करने को नहीं कह रहा, बल्कि आपकी एक उलझन दूर करना चाहता हूं। उलझन? कैसी उलझन? और तुम हो कौन मिस्टर? महविश ने एक नहीं बल्कि 2 सवाल कर दिए। मैं वही हूं मैडम जिसने आपको कार में लिफ्ट दी थी। ओह अच्छा, तो तुमको मेरा मोबाइल नंबर कैसे मिला? मेरे घर कैसे जानते हो? महविश गुस्से से बोली। गुड, मैं जानता था कि आप इसी बात को लेकर परेशान होंगी। आवाज़ बहुत पुरकार थी। बिल्कुल, ये असूली और डरा देने वाली बात है। महविश का गुस्सा अब ख़त्म हो गया। ये जवाब मैं ज़रूर दूंगा। इसके लिए कल शाम 5 बजे आपको कॉफ़ी शॉप पर आना होगा। अरे भाई, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। वैसे भी अजनबियों से मिलना ठीक नहीं। महविश दोबारा गुस्से से बोली। मैं जानता हूँ मिस महविश, आप आएंगी और आपको आना ही होगा। एहसन को आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। आवाज़ में जैसे एक हुक्म सा था। शट योर माउथ, मैं नहीं आऊँगी, समझे तुम? ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। महविश का मूड काफ़ी ख़राब हो चुका था। उसे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उससे इस तरह बात करे।
फिर महविश का मूड ही नहीं हुआ कि वो कंप्यूटर इस्तेमाल करे। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई। उसका इरादा टेरेस पर जाकर टहलने का था। रात का वक्त था, मौसम बहुत सुहाना था। ठंडी हवाओं ने महविश की तबीयत पर काफी खुशगवार असर डाला। उसका मूड काफी हद तक ठीक हो चुका था। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता टेरेस पर टहल रही थी। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए वो बहुत लाडली भी थी। उसने सोचा कि अब्बा से लाड करके कुछ अरसे के लिए शादी रुकवा दे। टेरेस पर टहलते टहलते उसकी नजर स्टोर पर पड़ी, जिसकी लाइट ऑफ थी। स्टोर में दाखिल होते ही बटन दाएं जानिब था। उसने स्टोर में दाखिल होते ही अंदाजे से बटन ऑन करने के लिए हाथ का दबाव डाला ही था कि उसके नरमो नाजुक खूबसूरत हाथ किसी की गिरफ्त में चले गए। गिरफ्त सख्त नहीं थी, किसी ने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा था। हाथ का पकड़ना था कि जैसे कयामत गुजर गई। ये गिरफ्त सिर्फ चंद लम्हों की थी। महविश ने चीख मारकर पूरे घर को जमा कर लिया। क्या हुआ बेटा? उसकी वालिदा ने घबराए हुए लहजे में पूछा। अम्मी, स्टोर में कोई है, उसने इशारा किया। अरे तुम तो बहुत डरने लगी हो, आओ मेरे साथ। वालिदा ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर की तरफ चली गई। वालिदा के साथ उसके वालिद भी थे। अंदर दाखिल होते ही एक खुशगवार सी महक ने उनका इस्तकबाल किया, जैसे कि रात की रानी और गुलाब साथ ही महक रहे हों। इतनी अच्छी खुशबू किसी ने भी नहीं सूंघी थी। अम्मी और महविश तो सहम सी गईं। ऐसा लग रहा था जैसे स्टोर में खुशबू का ड्रम खुल गया हो। खौफ का एहसास तो अब्बू को भी था, मगर उन्होंने इस एहसास को कम करने की कोशिश की और बोले, बाहर से आ रही होगी। सलीम साहब ने रात की रानी लगाई हुई है ना? इस बात से किसी की तशवीह हुई या नहीं, मगर हकीकत ये थी कि महविश बहुत डर गई थी। यही हाल अम्मी का था। दूसरे दिन महविश के लिए बेकली और बेचैनी का सा था। उसे ऐसा लग रहा था उसके दिल को कोई मजबूर कर रहा है कि वो वहां जाए, मगर उसका पक्का इरादा था वो नहीं जाएगी। 3 बजते ही ज़ारा आधम की, चल तैयार हो जा। ज़ारा ने उसे हुक्म देते हुए कहा। कहाँ जाना है? महविश ने मुस्कुराकर कहा। अरे यार, तू जानती है आमिर खान की नई पिक्चर लगी है, चलना, चल कर देखते हैं। नहीं, मैं कोई मूवी नहीं देखना चाहती। महविश के लहजे में मुस्कुराहट थी। अच्छा, फिर फहद मुस्तफ़ा की मूवी लगी है, वो देखते हैं। ज़ारा ने कहा तो वो खुश हो गई। चलो ठीक है। ज़ारा जानती थी उसे फहद मुस्तफ़ा बहुत पसंद है। फिल्म शुरू होने में काफ़ी वक्त था, इसलिए वो टिकट के बाद सिनेमा में बने कॉफ़ी शॉप में जा बैठी। कॉफ़ी और चिकन सैंडविचेस के ऑर्डर के बाद महविश कहने लगी, तुझे मालूम है मैं क्यों आई हूँ? ये तो तू खुद बताएगी ना। ज़ारा के लहजे में मुस्कुराहट थी। एक मरदूद की वजह से। उसने कहा था कि मैं उससे मिलने ज़रूर आऊँगी। देख, मैं तेरे साथ आ गई। तो मेरा कहा दुरुस्त साबित हुआ। देखा ना, आप आ गई। महविश को अपने पीछे से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। महविश ने गुस्से में हैरत से पलट कर देखा तो देखती रह गई। न जाने उसकी शख्सियत में कैसा असर था कि उसका सारे का सारा गुस्सा बर्फ बनकर पिघल गया। वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। महविश जैसे उसे देखते ही उससे मुतासिर हो गई। कहने लगी, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। वो कुर्सी पर बैठ गया। ज़ारा के होंठों पर मुस्कुराहट थी। महविश को सारी बात समझ आ चुकी थी कि ये ज़रूर ज़ारा की हरकत है। तो मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस तुमने इन्हें दिया था? महविश ज़ारा की तरफ देखकर मुस्कुराई। जवाबन ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। महविश ने गुस्से से कहा, तुम बहुत कमीनी हो। जवाब में ज़ारा और एहसन दोनों हंस पड़े। तो गुस्से में घर से निकल गई थी ना, हड़ताल का ऐलान था, इसलिए मैंने एहसन भाई को भेजा और तुम इन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई, इसलिए मैंने इन्हें तेरा नंबर दिया। मेरा ख्याल है कि बुरे एहसन भाई भी नहीं। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा। इतना सुनना था कि महविश के गाल तप से गए, मगर दूसरे लम्हे वो मुंह बनाकर बोली, तेरे एहसन भाई बिल्कुल लोफर लगते हैं मुझे। मैं जा रही हूँ, तुम इनके साथ काफ़ी पियो। ये कहकर वो उठकर खड़ी हो गई। और फिर रात को जब महविश बिस्तर पर लेटी तो उसके जहन में सिर्फ एहसन का चेहरा था। ज़ारा की ये बात बिल्कुल हकीकत थी कि एहसन का जादू उस पर चल गया था। लड़कों से नफरत करने वाली के दिल में एक लड़के की मोहब्बत घर कर गई। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी खिड़की के पट खुद ब खुद खुल रहे हैं। दूसरे ही लम्हे उसके सामने एहसन खड़ा था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। एहसन के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट थी। इस वक्त हैरत अंगेज बात यह थी कि महविश को इस पर जरा बराबर भी गुस्सा न आया, बल्कि वो उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगी। एहसन दिलकश मुस्कुराहट से बोला, तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? नहीं तो, महविश हकला कर बोली। वो हैरान थी कि उसकी चोरी कैसे पकड़ी गई। झूठ मत बोलो महविश, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी अगर किसी ने देख लिया।
एहसन कहने लगा, मेरे होते यहाँ कोई नहीं आ सकता। एहसन का लहजा बहुत अजीब था। क्या मतलब छोड़ो, पहले तुम बताओ कि तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है कि नहीं। नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। महविश ने इनकार का मुजाहरा किया। एहसन ने कहा, तुम झूठ बोलती हो। चले जाओ, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। नहीं जाऊँगा, पहले हाँ बोलो। अच्छा तो बैठे रहो, मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर एहसन कुर्सी पर दराज हो गया। उसका सुकून और इत्मीनान जाहिर कर रहा था कि वो रात भर यहीं बैठा रहेगा। चंद लम्हे तक तो महविश उसे देखती रही, फिर उसके करीब आकर बोली, खुदा के लिए चले जाओ, मुझे सताओ मत। उसके लहजे में इल्तिजा थी। पहले हाँ बोलो। एहसन उसकी तरफ मुस्कुराकर देखकर बोला, अच्छा बाबा, कल बोलूंगी प्लीज। महविश बदस्तूर इसी लहजे में बोली, अच्छा ठीक है, कल शाम 5 बजे पार्क में। ये कहकर एहसन उठ खड़ा हुआ और न जाने क्या सोचकर घुटनों के बल झुक गया। उसके हाथों को बोसा दिया और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। महविश भी लपक कर खिड़की के पास पहुंची, मगर अंधेरे के सिवा वहां कुछ नहीं था। कमरे में अभी तक जैसे एहसन की महक मौजूद थी। महविश ने ठंडी सांस ली और बिस्तर पर लेट गई। वो एक सब्ज रंग की मकड़ी थी जिसका हुजम आम मकड़ियों से ज्यादा बड़ा था। वो मकड़ी महविश के कमरे की छत पर चिपकी हुई थी। महविश अपने बिस्तर पर महवे ख्वाब थी। अचानक मकड़ी ने छत छोड़ दी और धप से महविश के माथे पर जा गिरी। महविश की आंख खुल गई। वो चीखना चाहती थी लेकिन चीख ना पाई। वो इस मनहूस मकड़ी को हटाना चाहती थी लेकिन हटा ना पाई। मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती महविश के माथे से महविश के मुंह तक आ गई और फिर वो अध खुले मुंह से उसके अंदर दाखिल हो गई। महविश उठ बैठी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी थीं। अचानक एक खूबसूरत सहरंगेज आवाज उसके कानों में गूंजी, जैसे कहीं कोई वायलिन बज रहा हो। आवाज में न जाने क्या जादू था कि वो बेख्तियार खड़ी हो गई। अब उसका रुख दरवाजे की तरफ था। उसकी मखरूती उंगलियां जूं ही दरवाजे से मस हुई, दरवाजा खुल गया। वो दौड़ती हुई घर से बाहर निकली। घर वालों पर वही सहरंगेज नींद तारी थी। उसका रुख उसी वीरान खंडर की तरफ था जो कि साल से उसी तरह वीरान था। वो आवाज़ अब उसके कानों में गूंज रही थी जो कि उसकी रूह पर दिलफरेब एहसास तारी कर रही थी। अब वो उस कब्र नमा ढेर के सामने खड़ी थी। वो खुद से बिल्कुल बेगानी थी। ना ही उसे किसी का खौफ था, ना ही दहशत का एहसास। वो ढेर से बाहर जानिब मुड़ गई। वो आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी। वो उस आवाज़ की सिमत चल पड़ी। थोड़ी देर में वो एक निहायत आलीशान सजे कमरे में मौजूद थी। कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत मसहरी बिछी थी जिसके सामने एक लकड़ी की बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल मौजूद थी। मसहरी चारों तरफ से पर्दों से मुज़य्यन थी। ड्रेसिंग की टेबल पर एक बहुत बड़ी मोमबत्ती रोशन थी जिसकी लौ ड्रेसिंग के आईने तक जाती थी। महविश एक मामूल की तरह इस कमरे में खड़ी थी। अचानक एक तेज़ किस्म की चीख की आवाज़ गूंजी और वायलिन की आवाज़ रुक गई। उसके साथ ही महविश जैसे होश में आ गई। उसने अपने आप को नए माहौल में देखा तो वो परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि वो तो अपने कमरे में मौजूद थी। महविश महविश, एक खड़खड़ाती आवाज़ उसके कानों से टकराई। आवाज़ में दर्द और कर्ब के साथ साथ अजीब खौफ था। कौन हो तुम? महविश ने घबराए हुए लहजे में कहा। मेरी बेचैन मोहब्बत तुम्हें पुकार रही है जिसको तुमने कभी नहीं समझा। मैं तुम्हें नहीं जानती, महविश हकला कर बोली। जवाब में महविश को सिर्फ कहका सुनाई दिया, आ जाओ महविश और इस बिस्तर पर लेट जाओ। मगर महविश उसके अंदाज को समझकर गुस्से से बोली, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जान दे दूंगी मगर तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। कुछ ही लम्हों में वायलिन की आवाज़ दोबारा गूंजी और फिर वही साज शुरू हो गया। महविश पर अजीब सी कैफियत तारी होने लगी। न जाने क्या हुआ कि वो अचानक खुद ब खुद चलती हुई उस मुसहरी पर लेट गई। उसकी आंखें बंद थीं। चंद ही लम्हों में उसकी कैफियत अजीब सी होने लगी और फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और मोमबत्ती की लौ बुझ गई। महविश की आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने बेडरूम में पाया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसको कॉफ़ी की शदीद तलब महसूस हो रही थी। तो गोया क्या ये सारा एक ख्वाब था? महविश ने अपने सर को दोनों हाथों से दबाते हुए सोचा। दूसरे लम्हे जब उसकी खुद पर नज़र पड़ी तो हैरान रहेगी। उसका जिस्म सिर्फ ओढ़ने वाली चादर से ढका था और उसके अंदर से गुलाब की खुशबू उठ रही थी। तो वो बुड़बुड़ा कर बोली, तो ये ख्वाब नहीं था। अचानक उसकी नज़र फर्श पर पड़ी जहां उसका दुपट्टा पड़ा था। उसने उठकर तेजी से दुपट्टा उठाया और सर पकड़कर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसकी नज़र बेड पर पड़ी जहां एक ताज़ा खिला हुआ गुलाब मौजूद था। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फटी की फटी रह गई। एहसन ये सारा माजरा सुनकर बहुत हंसा। कमाल है,
तुम इतनी एडवांस होकर इन चीज़ों को मानती हो, एहसन ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले नहीं मानती थी, मगर अब मानती हूँ और तस्लीम भी करती हूँ, महविश तुनक कर बोली। बहुत खूब। हमारे मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत पढ़ी लिखी होकर इन बातों पर यकीन रखती है। हाँ, तुम भी मानते हो अगर ये सब चीज़ें महसूस करते। जवाब में एहसन के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। अच्छा छोड़ो इन वाहियात बातों को, तुम आज मुझसे इजहार मोहब्बत के लिए आए हो, एहसन कदरे तवक्कुफ के बाद बोला। वो दोनों इस वक्त कॉफ़ी शॉप में मौजूद थे। एहसन इंतहाई स्मार्ट मालूम हो रहा था। ग्रे सूट उस पर बहुत जच रहा था, जबकि महविश ने वाइट रंग का सूट पहना था जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। अजीब बात थी कि एहसन से महविश जब मिलती तो उसके पास से काफूर की महक लाजमी आती। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, एहसन ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ बातों के जवाब नहीं दिए जाते महविश, बल्कि समझे जाते हैं। महविश के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तो फिर मैं हाँ समझूं? महविश ने हाँ में सर हिला दिया। शादी का मामला चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात साबित हुई। 1 महीने के अंदर अंदर महविश के हाथ मेहंदी से रंगे थे। वो खुद भी हैरान थी कि ये सारा मामला इस कदर जल्दी कैसे हो गया। उसकी सारी फ्रेंड्स भी हैरान थीं कि लड़कों से दूर भागने वाली आज एक लड़के की कैसे हो गई। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, लेकिन एहसन का कहीं पता नहीं था। महविश सुकड़ी सिमटी दुल्हन के लिबास में बैठी थी। बैठे बैठे महविश की कमर में दर्द होने लगा। सुहाग की रात के अरमान जिंदा थे। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी। महविश और सुकड़ कर बैठ गई। उसकी आंखें हया के बोझ तले झुक गईं। आहट करीब हुई और करीब होती चली गई। फिर जैसे किसी ने उसका घूंघट उठाया, महविश और सुकड़ गई। उसकी आंखें बंद थीं। एक भारी सी आवाज़ उसके कानों से टकराई, चश्मे बददूर। ये आवाज़ हरगिज़ एहसन की नहीं थी। महविश ने घबरा कर आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे महविश को हैरत का शदीद झटका लगा। वो एहसन नहीं कोई और था। नौवारिद 25-26 साल का खुश शक्ल नौजवान था और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। कौन हो तुम और मेरा शौहर कहाँ है? उसने हैरान होकर पूछा तो वो बोला, तुम मुझे भूल गई महविश, मगर मैं नहीं भूला। जब तक जिंदा रहा तुम्हें हर पल याद करता रहा। मौत के बाद भी मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। महविश ने उसे ऐसे देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अहमर तुम? चंद लम्हों रुकने के बाद वो बोली, हाँ मैं अहमर। याद करो वो दिन जब तुमने अपने हुस्न के नशे में झूम रही थी, जब मैंने तुम्हारे अपने सामने दिल का हाल बयान किया और तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा मजाक उड़ाया। महविश ने नफरत से कहा, तुम इसी काबिल थे। तुमने ठीक कहा महविश, जिल्लत और बेबसी के एहसास से मजबूर होकर मैंने खुदकुशी कर ली। जब से आज तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। मैंने तुम्हारे घर में तुम्हें डराया, खंडर में तुम मेरे मजबूर करने पर जाया करती थी। वो तुम्हारा ख्वाब भी मेरी वजह से था। मैं तुमसे एहसन बनकर मिला। ज़ारा को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। आज मेरी मोहब्बत का इंतकाम पूरा हो जाएगा। इतना कहकर अहमर की शक्ल बदलने लगी। अब वहाँ एहसन था। कुछ ही लम्हों में एहसन के जिस्म से गोश्त झड़ने लगा। महविश की खौफजदा आंखों के सामने एक ऐसी लाश खड़ी थी जो कि गल सड़ चुकी थी। वो लाश आगे बढ़ने लगी और पूरे कमरे में घुप अंधेरा। अब तुम सिर्फ मेरी गुलाम हो। फिर महविश की करबनाक चीखें सुनाई देने लगीं। आज 2 साल गुजर चुके हैं। महविश के वालिदैन आज भी उसे ढूंढ रहे हैं। दूसरी सुबह जब वो महविश को लेने एहसन के बंगले पर पहुंचे तो वहां कोई बंगला नहीं था, सिर्फ कचरे से भरा हुआ एक प्लाट था। ये रिश्ता ज़ारा की वजह से यहाँ आया था, इसलिए ज़ारा और उसके वालिद पर अगवा और कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। वो खुद नहीं जानते थे कि एहसन कहाँ चला गया। वो खुद हैरान और परेशान थे। उन्होंने 1000 दलीलें दी, मगर महविश के वालिदैन ने उनकी एक ना मानी। एहसन की इंक्वायरी करवाई गई तो पता चला कि ज़ारा का कज़न एहसन अमेरिका में इंतकाल हुए उसको 1 साल गुजर चुका था, और ये वही इंतकाल की तारीख थी जिस रोज़ अहमर एहसन बनकर महविश को मिला था। आज उन पुरस्रार खंडरात से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और किसी मर्द के फातिहाना कह कहे। शायद अहमर का इंतकाम पूरा हो गया था और न जाने अब महविश की रूह को कब सुकून मिलेगा। शायद कभी नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।